रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के एतराजात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती का मामला है, कोई समझौता नहीं होगा। कहीं कुछ भी हो, फौज को बुलाया जाता है। इस तरह निजाम नहीं चल सकता। सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। जिम्मेदारियां याद दिलाने की जिम्मेदारी भी आर्मी चीफ ने उठा ली। सी पैक बड़ा मंसूबा है, बड़े ख्वाब हैं, लेकिन उसके दुश्मन भी बड़े हैं। क्या हम इन सब से निपटने के लिए तैयार हैं? और पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में आईसीसी ने एंट्री दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ मावनत करेगा, लेकिन सजा पीसीबी ही देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। कुलभूषण जाधव को फिलहाल फांसी ना दी जाए। आलमी अदालत ने पाकिस्तान के तमाम तर एतराज़ात मुस्तरद किए हैं और पाकिस्तान ने यह फैसला मुस्तरद किया। जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस, जिसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बहुत मेहनत के बाद पकड़ा, जिसने खुद अपने जराइम का एतराफ़ किया और ये बताया कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा, जिसे फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई। लेकिन फिलहाल आलमी अदालत इंसाफ ने इस सजा पर अमल दरामद रोक दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 11 रुकनी बेंच ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत रुकवाने की भारतीय दरखास्त मंजूर कर ली है और पाकिस्तान को यह हिदायत दी गई है कि इस केस का हतमी फैसला आने तक जाधव की सजा पर अमल दरामद रोक दिया जाए। इसके साथ भारत को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई की इजाजत देने का भी कहा गया है। जज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कुलभूषण का मामला आलमी अदालत इंसाफ के दायरा कार में आता है। वियना कन्वेंशन से जासूसी में गिरफ्तार अफराद को अलहदा नहीं किया जा सकता। भारत के मुतालबे और अदालती इख्तियार में लिंक मौजूद है। आलमी अदालत इंसाफ का ये फैसला बज़ाहिर भारत के हक में है, जिस पर अब से कुछ देर पहले ही दफ्तर खारजा का इब्तिदाई रद्द-ए-अमल भी सामने आया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने इस फैसले को मुस्तरद किया है और भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर यह बात अहम है कि इस केस ने अमरीका और जर्मनी के दरमियान लड़े गए ला ग्रांट केस की याद ताज़ा की है। 1982 में अमरीकी रियासत एरिजोना में 2 जर्मन नेशनल भाइयों ने बैंक डकैती की, जिसके दौरान एक शख्स मारा गया। अमरीकी अदालत ने दोनों भाइयों को सजाए मौत सुनाई, जिसके खिलाफ दोनों मुल्जिमान ने जर्मन कौंसल खाने से राब्ता किया और जर्मनी ये मामला आलमी अदालत में लेकर गया, जहां आईसीजे बिल्कुल इसी तरह दोनों भाइयों की सजा रोकने का हुक्म सुना चुका था, जिस तरह आज कुलभूषण के मामले पर सुनाया गया है। ये केस खासा लंबे अरसे तक चलता रहा और आखिरकार आईसीजे को किसी खाते में ना लाते हुए वहां के गवर्नर ने दोनों मुल्जिमान की फांसी पर अमल का हुक्म दिया, जिस पर 1999 में दोनों भाइयों को फांसी भी दी गई। एक बहुत ही अहम बोल्ड स्टेप था, जिसे आईसीजे के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अमरीका पर तनकीद भी बहुत हुई थी, लेकिन उन्होंने मुजरिम छोड़े नहीं थे और किसी की परवाह किए बगैर सजा सुनाई थी। तो क्या पाकिस्तान भी इस मामले में इस किस्म का कदम उठा सकता है? और आज जो फैसला सुनाया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, हम बात इस पर करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मुस्तरद किया है। फैसला मुस्तरद करने से मुराद क्या है? और फिर इससे पहले ये भी बताइएगा कि कितनी कमजोरियां थी हमारा केस पेश करने में कि हमारे तमाम तर एतराज़ात जो थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। देखिए, फैसला मुस्तरद करने से मेरा ख्याल है मुराद ये है कि हम आलमी अदालत इंसाफ की जूरिस्डिक्शन को कंटेस्ट करते रहेंगे। और आलमी अदालत इंसाफ ने आज जो प्रोविजनल मेजर्स की ऑर्डर पास किया है, उसमें भी उन्होंने बेसिकली यूँ समझिए इश्यूज़ फ्रेम किए और कहा है कि कई इश्यूज़ पर हमें पाकिस्तान की मज़ीद मुआवनत दरकार है और उनका इनपुट अभी और आएगा जब वो जवाब फाइल करेंगे। मसलन उन्होंने कहा कि 2008 का जो मुआहदा है, जो पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो काउंसलर रिलेशन के इश्यूज़ उनको वो डील करता है, उनका ख्याल है कि इसकी बजाय 1963 का कन्वेंशन जो है वो डील करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बारे में मज़ीद दलाइल दे सकता है। इसी तरह उन्होंने बाकी मामलात के ऊपर भी ये आर्गूमेंट बिल्ड किया है कि 1963 का जो कन्वेंशन है उसके अंदर एज सच कोई तखसीस, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि किसी जासूस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिसाइड डिनाई की जा सकती है। उसके जवाब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये जिस पर उन्होंने मज़ीद पाकिस्तान से मांगा है मेरिट स्टेज पर इनपुट
कि आप अगर ये समझते हैं तो आप ये हमें बेशक बताइए कि 2008 का जो मुआहदा है या स्टेट प्रैक्टिस दोनों ममालिक के माबैन है, वो कैसे ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में इस चीज़ को आप अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी है अब इस सेकंड फेज में, बिकॉज पहला फेज तो ये था जो आज ख़त्म हो गया इस जजमेंट के बाद, दूसरा फेज मेरिट्स का है जिसमें अभी कोर्ट पाकिस्तान को मौका देगा भरपूर जवाब फाइल करने के लिए, और उस जवाब में पाकिस्तान अपना डॉक्यूमेंट कर सकता है जो कुलभूषण यादव ने इंटरवेंशन की है इंडिया के बिहाफ पर पाकिस्तान के अंदर, वेजिंग वॉर के बारे में जो स्पेसिफिक इकदाम उसने लिए हैं, फाइनेंसिंग की है, ट्रेनिंग की है। सो अभी तो मामला काफ़ी आगे चलना है, हमें फ़ौरन ज़रा घबराने नहीं चाहिए। ये एक इंटरम मेजर है, इसमें पाकिस्तान के पास टाइम भी कम था और साथ साथ पाकिस्तान को जवाब इन राइटिंग फाइल करने का मौका भी नहीं मिला, ना वो शवाहिद प्रेजेंट करने का मौका मिला, लेकिन अभी ये मिलेगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मामला भी आगे जाना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो वक्त बहुत कम था और कम वक्त में कम तैयारी की गई, एडहॉक जज तक नहीं भेजा जा सका यहाँ से। बहरहाल आलमी अदालत का फैसला है और जो फैसलों को स्टेट नहीं मानती वो आलमी बिरादरी से कट जाती हैं, सैंक्शंस भी लग सकती हैं। यही वजह है कि तमाम ममालिक फैसलों का एहतराम तो करते हैं। अब फैसले के तहत पाकिस्तान को अगले मरहले की जो तैयारी करनी है, कितना तवील अमल हो सकता है ये? नहीं, देखिए, एक तो पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान अपनी शनाख्त बतौर एक जिम्मेदार रियासत के सामने ला रहा है इस रीजन में, बिकॉज पहले इंडिया ये एफर्ट कर रहा था कि जी मैं हम बहुत जिम्मेदार मुल्क के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयानात और एक्शंस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स, अकलियतों के हकूक़ की बाबत उनके चीफ मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिससे रियासत की गैर जिम्मेदारी बिल्कुल खुल के वाज़े हो रही है और पूरी दुनिया उस गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से काफ़ी हद तक शॉक में भी है। तो पाकिस्तान को इसका एडवांटेज यूँ देना चाहिए कि इस तरह के मामलात, इस तरह के ऑर्डर को, जिस तरह हम अपनी डोमेस्टिक कोर्ट का ऑर्डर अपहोल्ड करते हैं, तो हमें इसी तरह आलमी अदालत इंसाफ के ऑर्डर को अपहोल्ड करना चाहिए और अपने ज़िम्मेदाराना रियासत होने का सबूत देना चाहिए। जो आपने दूसरी बात पूछी, यहाँ से हम कहाँ जाएँ, कैसे मज़ीद डेवलप करें और कैसे करें, उसके लिए एक हमें अपनी टीम को ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ेगा। बैनुल अक़वामी कवानीन के जो बैनुल अक़वामी माहिरीन हैं, बाहर हैं, यहाँ पर हैं, हमें थिंक टैंक में काम करवाना पड़ेगा ताकि हम भरपूर तैयारी कर सकें। और यूँ जो ये वाला ऑर्डर है जो 30 से ज़्यादा पैराग्राफ से मबनी है, इसमें कोर्ट ने एक्चुअली वो इश्यूज आइडेंटिफाई कर दिए हैं जिसमें वो पाकिस्तान से मुआवनत चाह रहा है कि पाकिस्तान मुतमईन करे कि क्यों दौरान इन्वेस्टिगेशन। तो अहमद बिलाल साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुतमईन कर सकेगा? क्योंकि अब तक की जितनी तफसीलात हमारे सामने मौजूद हैं उसमें तो जिस तरह से पाकिस्तान को अपना केस प्रेजेंट करना चाहिए था वो नहीं कर सका। अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ ठीक है बातचीत भी होगी और सब कुछ जो अगला लाहे अमल है वो तय तो किया जाएगा, लेकिन जो हमारा पहला स्टेप हमें उठाना था वो हम सही तौर पर नहीं ले सके। यही वजह है कि अब अपोजिशन लीडर्स की भी की जानिब से बड़ी तनकीद सामने आ रही है। कुछ देर पहले शरी रहमान भी बात कर रही थी तो वो यही कह रही थी कि जिस तरह से आपने ये केस लेकर जाना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उस तरह से नहीं लेकर गए, एडहॉक जज नहीं ले जाया गया, ना तजुर्बेकार जज लेकर गए, तो किस तरह से फिर पाकिस्तान की तैयारी पूरी हो सकती थी और किस तरह पाकिस्तान ये केस लड़ेगा? देखिए, अब टाइम ज़्यादा मिल गया ना। अभी तो कोर्ट, मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कोर्ट शायद अनाउंस कर दे रोस्टर अपना कि आगे उसने कब हेयरिंग करनी है और उसके बाद उसने कब सुनना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ये होता है कि अब के बाद कोर्ट किसी वक्त रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट वो अनाउंस करेगा एक टाइम टेबल। उस टाइम टेबल में लिखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया ने अगर तफसीली मेमोरियल फाइल करना है वो कर दे, वरना पाकिस्तान अपना तफसीली जवाब फाइल करे। उसके बाद ओरल हेयरिंग्स की हेयरिंग होगी, उसमें ओरल हेयरिंग्स के लिए टाइम अलॉट किया जाता है। इस सब कामों में कई महीने लग सकते हैं, बिकॉज आप ये देखिए कोर्ट का रोस्टर सारा जो होता है वो पहले से ही बुकड होता है। सो वो जहाँ उनको जगह मिलेगी मुख्तलिफ स्टेप्स की उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो इसमें कई महीने लग सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान के पास कई महीनों का टाइम है। जो बैनुल अक़वामी केसेस होते हैं वो उनकी बहुत इफादियत इस लिहाज से होती है कि वो रिकॉर्ड पर बेशुमार ऐसा मवाद लाने का मौका होते हैं जो अदरवाइज़ आपको लाने का मौका नहीं मिल रहा होता। आपको याद होगा पहले हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करी थी डोजियर्स प्रेजेंट करने की अक़वामी मुत्तहिदा में सेक्रेटरी जनरल को। ये आपके पास एक बड़ा मुस्तनद फोरम आ गया, इंतहाई मोहतरम जुडिशल फोरम है जिसमें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इंडियन इंटरवेंशन को। जो इंटरवेंशन की तफसीलात यादव ने दी हैं उसको सामने ला सकते हैं, अब दुनिया को बता सकते हैं थ्रू पब्लिक इंफॉर्मेशन, थ्रू वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक हो सकते हैं, थ्रू जुडिशल फोरम कि देखिए इंडिया का ये
लीगल फ्रेमवर्क है। इंडिया ने इस तरह से प्लान किया है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 121 पीपीसी के नीचे। ये इंडिया का प्लान था टू कैरी आउट अनरेस्ट, टू कैरी आउट कवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान इसको अपने मौके के तौर पर, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस मौजूद है। लेकिन अगर हम माजी के पैराए में इसको देखें, जैसे जर्मनी और अमेरिका के दरमियान केस की मिसाल मैंने दी भी कि 1999 में फैसला दिया गया था जो कि जर्मनी के हक में था, लेकिन अमेरिका ने उसको डिफेंड किया कि अगर जुर्म यहाँ हुआ है, हमारी सरजमीन पर हुआ है, तो केस भी यहाँ चलेगा। जी उसमें ये था कि जो मुझे याद है उसमें वो बिल्कुल एज पर पहुंचा हुआ था मामला। तकरीबन वारंट नोटिफाई हो गई थी, एक्सीक्यूशन की तमाम अपील्स गुजर चुकी हुई थी, तो उनका अपना लीगल प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका हुआ था। यहाँ पर अभी अपील्स का प्रोसेस और मुख्तलिफ स्टेप्स बाकी हैं। लेकिन जो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि एक मखसूस हालात में जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू एट स्टेक हो, जब हमने इंडिया को एक ख़त लिखा हुआ है कि हमें असिस्टेंस चाहिए, हमें उन लोगों की स्टेटमेंट्स चाहिए जिनके नाम कुलभूषण ने खुद लिए हैं, और ये सब चीज़ें हम कोर्ट को जाके बताएं कि इंडिया ताउन नहीं कर रहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है एक्सेस देने से वो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। क्योंकि देखिए ना, इन्वेस्टिगेशन अभी होनी बाकी है और काउंसलर एक्सेस जिसको आप दें वो जाके कोई इशारा कर दे, कोई उसके कान में बात सुना दे, कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर दे, तो इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटरप्ट या ख़राब हो सकती हैं। सो ये वो सब बातें हैं जो हमने कोर्ट को बतानी है कि इंतहाई पेक्यूलियर हालात, ये कोई ऑर्डनरी क्रिमिनल नहीं है, ये कोई ऑर्डनरी ऑफेंडर नहीं है कि जिसको एक्सेस दे दी जाए। ये एक ऐसा शख्स है जिस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, जिसने अभी एक ऑफेंस के लिए, एक पोर्शन ऑफ ऑफेंस, ऑफिशियल सीक्रेट सेक्स और एस्पिनाज के लिए हमने उसे कन्विक्ट किया। बाकी जो ऑफेंसेज हैं, वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट, प्रेपरेशन, मर्डर, टेररिज्म, सेक्शन 6, सेक्शन 7 ऑफ ATA, उन सब की तो अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। ठीक है, लेकिन अहमद बिलाल साहब, अभी जो मामला है उसके दो पहलू हैं। एक तो जासूसी का मामला है, दूसरा दहशतगर्दी। फिर अभी जो दफ्तर खारजा का भी जो बयान सामने आया उसमें कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि इंटरनेशनल लॉ में हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जासूसी का मामला नहीं है, इसमें दहशतगर्दी भी शामिल है। जी, हम वो अपने सबूत से मुहैया करेंगे। हम अपने सबूत की तवस्सुत से ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे। ये सिर्फ टेररिज्म नहीं है, ये वेजिंग वॉर ऑन द स्टेट है। वेजिंग वॉर एक स्पेशलाइज्ड ऑफेंस है जो टेररिज्म से भी एक स्टेप आगे है। इसका मतलब है कि एक रियासत एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है, एक बाकायदा हार्बर कर रही है, एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगी कैसे इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। और उसको जब आप रीड करेंगे विद, उससे पहले कई इंडिया के लोग हैं सीनियर लेवल की मैनेजमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा हुआ कि हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। सो वो प्लान, वो थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स सियासी तौर पर तो पाकिस्तान को एड्रेस किया गया 2014 में। उसके बाद 2016 में जब ये शख्स सामने आता है तो ये बेसिकली उस थ्रेट की इम्प्लीमेंटेशन की एविडेंस के तौर पर सामने आता है। तो ये चीज़ जब ICJ के सामने लाई जाएगी तो उनको एहसास होगा ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बिकॉज एक्सेस, देखिए एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये सिर्फ एक्सेस तक का केस है। अगरचे उन्होंने प्रेयर ये कही है कि जी इसकी जजमेंट भी सेटिसाइड की जाए, कन्विक्शन सेटिसाइड की जाए, इसे रहा कर दिया जाए, ये रिलीफ ICJ नहीं दे सकता। और अगर ये रिलीफ देगा तो पाकिस्तान इन रिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ जो रिलीफ ICJ दे सकता है वो ये है कि इसको एक्सेस मिलनी चाहिए या नहीं, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर बिलाल सूफी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे हमरा थे। और आज ICJ का ये आने वाला फैसला, इससे मुताल्लिक़ ख्याल कर रहे थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद भी ये जो अंदर और बाहर दूरियां बढ़ रही हैं मुल्क के अंदर, इससे मुताल्लिक़ भी हमको सोचना होगा। ICJ का ये आने वाला फैसला, इसके अलावा जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मुस्तरद किया है। नफीस ज़करिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कुलभूषण का मामला कौमी सलामती से मुताल्लिक है और कौमी सलामती के मामले पर पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ का दायरा कार तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है, लेकिन ICJ का फैसला न मानने के क्या असरात हो सकते हैं और क्या हमारी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत है कि हम उन असरात से निपट सकें। अगर हम आज की अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़र डालें तो हुकूमत अपनी 4 साल मुद्दत पूरी कर चुकी है और अब तक पाकिस्तान का बाकायदा वज़ीर खारजा नहीं, जिसकी निशानदेही अपोजिशन कई अरसे से करती रही है। नवाज हुकूमत को इस बार भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। भारत से हमारे ताल्लुकात कशीदगी की इंतहा पर हैं। कश्मीर में भारत ने जुल्म किया हुआ है और हम कश्मीर का केस आलमी सतह पर हाईलाइट नहीं कर पा रहे जिस तरह से करना चाहिए। अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं।
और तो और ईरान बलूचिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां भी दे रहा है। मुख्तसरन ये कि 3 बॉर्डर्स हैं और तीनों पर तनाव है, हम उसे कम करने के लिए सिफारती सतह पर कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे हालात में अब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का बयान भी आज सामने आया, जिसमें उन्होंने शिकवा किया है और सारी जिम्मेदारी फौज पर डालने से काम नहीं चलेगा, ये उनका कहना है। कराची बलूचिस्तान कहीं भी कुछ हो जाता है तो फौज को बुलाया जाता है। उन्होंने जोर दिया है कि ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। उन्होंने बताया कि कुलभूषण के लिए वकील तक फौज ने बुलाया। ये है हमारी तमाम तर पॉलिसीज़ और इन हालात में आईसीजे का फैसला मुस्तरद करना क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं और कोई भी रियासत आईसीजे का फैसला मानने की किस हद तक पाबंद होती है। अब इस पर हम बात करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की चेयरपर्सन डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आलमी अदालत इंसाफ ने जादेव की फांसी रोकने का हुक्म दिया है। वियना कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसके तहत स्टेट्स कितनी पाबंद होती हैं आलमी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद करने पर? देखिए, ये एक बहुत ही अहम मामला है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों वियना कन्वेंशन ऑफ 1963 के सिग्नेटरीज हैं और जब कोई भी मुल्क या कोई भी ममालिक किसी भी कन्वेंशन को साइन करते हैं तो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब वो उसको रेटिफाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि वो उसके तमाम क्लॉजेस के ऊपर मनोअन उस पर यकीन रखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। अब जब आलमी अदालत ने एक वियना कन्वेंशन के क्लॉज के ऊपर पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट, ये एक तरह का स्टे ऑर्डर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हर हाल में इसके ऊपर अमल दरामद करने के ऊपर पाबंद है। और जब एक सिग्नेटरी है तो इसका मतलब ये है कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंडर में भी आ रहा है और यूनाइटेड नेशन चार्टर का क्लॉज 94 है, उसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्क कोई कन्वेंशन साइन करता है और वो उसकी किसी भी क्लॉज की वायलेशन करता है तो फिर ये मामला जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा सकते हैं। फिर ना सिर्फ 94 कन्वेंशन का यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 94 है उसके मुताबिक जब आलमी अदालत कोई फ़ैसला देती है तो फिर इसका मतलब है कि तमाम ममालिक जो भी उस जो इंटरनेशनल लॉ के और यूनाइटेड नेशन सिग्नेटरीज हैं वो उस आलमी अदालत के फैसले को डॉक्टर साहिबा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से जादेव का केस पेश किया गया, आपको क्या लगता है कमी कहाँ थी जिसकी वजह से हमारे जो तमाम तर एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है? मेरे ख्याल है कि कमी इसलिए वो नहीं थी कि पाकिस्तान का जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि काउंसिलर रसाई का जो इशू है वो उसमें आलमी अदालत को एक्सेस नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि अभी फ़ैसला पूरा आया नहीं है और इस वजह से ये कहना बहुत क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान ने ये मामला लूज़ कर दिया है, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ तय की गई है कि आलमी अदालत का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। ये तो नहीं तय किया गया कि कुलभूषण का स्टेटस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो कुलभूषण के स्टेटस पे है कि कुलभूषण एक आम आदमी नहीं है बल्कि वो एक दहशतगर्द है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा क़ब्ल अज़ वक्त है कि हम इस बात के ऊपर कोई इसको फैसला करें कि पाकिस्तान ये केस हार गया है या ये पाकिस्तान की इसमें कोई जगह सही का कोई इशू है। कब्ल वक्त है कहना कि फैसला क्या था, लेकिन अभी जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है भारत के हक में ये फैसला नज़र आ रहा था, लेकिन इस फैसले से पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव तो पहले ही मौजूद है। इसका मैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखती हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव इसका जो इम्पैक्ट आने जा रहा है वो ये है कि ज़ाहिर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पे भारत के मुकाबले में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भी बहुत इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे फॉरेन ऑफिस ने कि हम ये किसी भी मामले में यानी झुकेंगे नहीं, और यहाँ पे एक लीगल इशू के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ी सी खफत उठानी पड़ी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अभी ये मामला फिर वही बात है कि ये क्योंकि अभी डिसीजन फाइनल नहीं आया है तो इस वजह से कुछ कहना जल्दी होगा कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई सेटबैक हुआ है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये समझती हूँ कि देखें इंडिया का बायलैटरलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इंडिया एम्फेसिस करता था कि हर मामला जो है बायलैटरली रिजॉल्व किए जाएं, लेकिन अब इंडिया ये खुद मामला उठा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया है। तो आइंदा पाकिस्तान को शायद इससे कभी कोई फ़ायदा मिल सके कि पाकिस्तान कश्मीर का या इसी से मुतालिक या बायलैटरल रिलेशंस में, लेकिन आईसीजे का ये फैसला और फिर आर्मी चीफ का आज बयान भी आया, क्या हुकूमत हर चीज फौज पर डालकर बड़ी जुम्मा हो चुकी है? कुलभूषण का केस फौज देखे, बॉर्डर मामलात भी फौज देखे, पड़ोसी मुल्क से जब ताल्लुकात खराब हो रहे हैं
तो वो भी फिर फौज ही देखे। हमारी खारजा पॉलिसी किस हद तक जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों की? मेरे ख्याल है कि ये हमारा एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है हमारी इस मौजूदा सिस्टम का। एक डिलेमा है कि हुकूमत और जो आर्म फोर्सेस हैं उनके मामलात किसी तरह से मतलब सेटल हो जाएं ताकि उसका मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी को उसका नुकसान ना उठाना पड़े। अब अगर ये देखा जाए तो ये भी ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है कि किन लॉयर्स को भेजा गया, पाकिस्तान ने पूरी तैयारी नहीं करी थी। तो क्या ये मामलात कोई आर्म फोर्सेस के यानी सिविलियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की कि वो ये मामलात देखे? तो मैं समझती हूँ कि ये एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन शायद ये कि अब जो जिस तरह से आर्म फोर्सेस ने अभी स्टेटमेंट दिया है और उससे शायद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आए। लेकिन फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहिबा, तो उसमें जाहिर है जो फ्लॉज हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत उसकी जिम्मेदारी ले, फॉरेन पॉलिसी पर हुकूमत की तवज्जो उस तरह जी मामला तो कुछ इसी तरह लगते हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ एडहॉकिज्म की तरफ जा रही है ज़्यादा। उनको डोमेस्टिक मामला ज़्यादा अहम नज़र आते हैं बनिस्बत ये कि भारत के साथ किसी किस्म का कोई स्टैंड लेने की पॉलिसी ली जाए। अब ये कि ये वाला मामला है जिसमें पाकिस्तान कुलभूषण का मामला है, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पानी के मामला भी भारत के साथ कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं और उसमें भी हुकूमत की तरफ से वही एडहॉकिज्म की इशू ही नज़र आता है कि कोई सेटल नहीं किया जा रहा है मामलात को, बल्कि ये कि एक तरह की रिसर्च की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें जिस तरह इंडिया ने ये मामले को इतनी तेज़ी से उठाया और तेज़ी से ले जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को एक बैक फुट पे खेलने के लिए भेज दिया, तो पाकिस्तान को भी बहुत सारे मामलात में, ख़ास तौर पे ये कुलभूषण का मामला था या ये कि पानी के मामलात हैं, उसमें बहुत तेज़ी से और बड़ी इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए। मसला यही है कि हमारे यहाँ ना तैयारी की जाती है, ना कोई किसी किस्म का कोई यानी जो सिविल सोसाइटी है या रिसर्चर्स हैं या जो टीचर्स कम्युनिटी है या थिंक टैंक्स हैं, उनसे किसी किस्म की कोई मामलात को फीडबैक नहीं ली जाती, जिसकी वजह से ये हमें खफत उठानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम हमारे हमरा थी, बैन अक़वामी उमूर की माहिर, और इजहार ख्याल कर रही थी आज ICJ का आने वाला फैसला और उसके बाद पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे CPEC की। जितना बड़ा मनसूबा है उससे ज़्यादा बड़े ख्वाब इससे वाबस्ता किए जा रहे हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। CPEC जितना बड़ा ये मंसूबा है उससे ज़्यादा बड़े ख्वाब इससे वाबस्ता हैं जिनकी ताबीर के लिए काम हो रहा है। इस तारीखी मंसूबे की बदौलत हम सिक्योरिटी जोन से माशी जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान में माशी इंकलाब लाएगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी नायब सफ़ीर लियांग जू का कहना है कि CPEC से 60,000 पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिली हैं और 2030 तक 7 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। 11,000 मेगावाट बिजली हासिल होगी। सड़कों की तामीर, आमदोरफ्त और तवानाई के कई मंसूबे भी CPEC से जुड़े हैं और अब कई दीगर ममालिक भी CPEC के तारीखी मंसूबे से जुड़ते चले जा रहे हैं। चीन में वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में मुल्कों में इसकी जो शिरकत थी मुल्कों की जानिब से, वो इसका वाज़ेह सबूत है। CPEC के शानदार समरात के बावजूद इस मंसूबे पर खदशात भी सामने आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान में इस मंसूबे को लेकर हुकूमत पर तनकीद की गई। छोटे सूबों की जानिब से CPEC के तयशुदा रास्तों में तब्दीली, गैर शफाफ पॉलिसियों पर नाराज़गी का इजहार किया गया। विफाक इस बारे में सूबों के खदशात दूर करने की कोशिशें कर रहा है। दौरा चीन में चारों वज़ीराए आला की वज़ीर आज़म के साथ जो चीन का दौरा है वो इसका वाज़ेह सबूत है, लेकिन CPEC के मुमकिना प्लान से मुतालिक हालिया जो अखबारी रिपोर्ट है उसने फिर खदशात को जन्म दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में शामिल होंगी। ज़राअत के शोबे में भी चीन बड़े पैमाने पर काम करेगा, लेकिन हुकूमत ने इस बात को मुस्तरद किया है। पहले वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इसकी तरदीद की और आज वफाकी वज़ीर हासिल बुज़िंजो ने भी वाज़ेह किया है कि CPEC को लेकर पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई खुफिया मुआहिदा नहीं है। वफाकी वज़ीर का बयान अपनी जगह, लेकिन खदशात भी मौजूद हैं। इस मंसूबे के समरात और असरात पर हम बात करेंगे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात हनीफ अजारी साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ अजारी साहब आपका। CPEC से हुकूमत ने कई तवक्कात वाबस्ता की हुई हैं। पाकिस्तान में माशी इनकलाब की भी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उतने ही तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं, तनकीद भी हो रही है। आप क्या समझते हैं किस तरह से ये मंसूबा जो है वो मुल्क की तकदीर बदल सकेगा? पाकिस्तान में
ट्रस्ट डेफिसिट बहुत डेवलप हो गया है क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन रिवील नहीं हुआ। जो कुछ भी सुना जा रहा है वो ओरल कम्युनिकेशन से सुना जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। 2006 में जब हमने चाइना से FTA साइन किया था तो उस वक्त ये तवक्कुआत की जा रही थी कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत कुछ जाएगी। उस वक्त हमारा चाइना से ट्रेड डेफिसिट था 3.2। अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ के अब 2016 में $16 बिलियन हो गया है। इसमें तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं थी, हम उसको मॉनिटर नहीं कर सके। 197 आइटम्स थी जिसके ऊपर हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन उसमें से पाकिस्तान ने सिर्फ एक्सप्लॉइट की 11 आइटम्स और चाइना ने 57 आइटम्स को एक्सप्लॉइट किया। तो देखिए इस चीज को देखते हुए अब मैं आता हूँ CPEC पे। ठीक है, देखिए FTA आपकी सारी बाउंड्रीज को कंट्रोल करता है, इसके अंडर आता है CPEC। अब CPEC के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी। मैंने आपके टीवी चैनल पे अमन बराबरी का एक प्रोग्राम आया था जनवरी 1 का, तो मैंने एक सवाल रेज किया था कि कोई मुझे CPEC के डॉक्यूमेंट्स देख के बता दे कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे एसेंशियल इंडस्ट्री है वो चैप्टर 84, चैप्टर 85 और चैप्टर 106 में आती है। उसमें से कितनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लग रही हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो उस वक्त तक कोई जवाब ठीक है। आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है हनीफ हजारी साहब। हुकूमत लेकिन ये कहती है कि मुल्क में बैन अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें भी इजाफा हुआ है, बजट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं। क्या ये सब कुछ CPEC के ज़रात हैं? मैं तो चश्मे ना भी लगाऊं तो मुझे तो कोई बजट खसारा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट एवर खसारा है ये। पाकिस्तान हर माइलस्टोन मिस कर गया है इकोनॉमिकल, आप देखें। और पाकिस्तान की इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो हम जून तक प्रोबेबली वी मे एंड अप एट $23 बिलियन और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स है उसमें 2 गुना इजाफा हो गया है। तो आप अगर इसी ट्रेड डेफिसिट को देखते हैं तो मुल्क के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा ये कि हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू रिसोर्स इन फॉरेन करेंसी जो इस मुल्क में आता था वो था पाकिस्तानी जो वहां से रिमिट कर रहे थे, अब वो भी 3% से गिर गया है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त ऑलरेडी डेफिसिट में है। और मुझे सिर्फ एक सवाल पैदा होता है कि 2020 में जो अर्लियर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि CPEC से हैं, जिसमें ग्वादर है, रोड है और 3 एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, इसकी जब हमें चाइना को किस्तें पे करनी पड़ेंगी तो उसकी जो अर्लीस्ट डिमांड आएगी $5.3 बिलियन, वो हम कहाँ से जमा करेंगे? सारे लोग ये कहते हैं कि सड़क से रॉयल्टी आएगी। किसी ने तो अभी गवर्नमेंट के एडवाइजर ने यहाँ तक कह दिया कि 5 बिलियन रॉयल्टी आएगी जी। आई कैन अश्योर यू रॉयल्टी, अगर किसी ने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से सही किसी ने कहा था तो दिसंबर 2016 में कहा था कि $700 मिलियन से ज्यादा रॉयल्टी नहीं आ सकती। तो हम नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माली खसारा पड़ेगा। हमने सारे प्रोजेक्ट को बगैर एनालिसिस के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के हमने कुछ दोस्ती में ज्यादा ही दोस्ती कर डाली है। ठीक है, आप बड़े खदशात का इंतजार कर रहे हैं हनीफ हजारी साहब। CPEC को लेकर जहां खुशहाली की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, खदशात तो मौजूद हैं, तनाज़ात भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है। इसका कोई मनफी पहलू हुकूमत को नजर नहीं आता? मैं एक बात बताऊं, हर वक्त हर आदमी ये कहता है कि CPEC इज ए गेम चेंजर। ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। बिल्कुल। मैं थोड़ी सी मजाक आपके साथ करना चाहता हूं कि जब कामरान अकमल हमारी टेस्ट टीम में खेलते थे तो वो बहुत बड़े गेम चेंजर साबित हुए थे, क्योंकि टेस्ट मैचेस में उन्होंने बड़े क्रूशल कैच छोड़े थे। जो मैच हम सुबह तक जीत रहे होते थे वो 1 घंटे के बाद हार जाते थे। तो अब ये जो हमें सिंबॉलिक सेंटेंसेस है ना, इससे अब निकलने का वक्त आ गया है। गेम चेंजर मीन व्हाट? गेम चेंजर कैन यू ऑथेंटिकेट विद सर्टेन नंबर्स एंड फैक्ट? वो कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि हमारे पास किसी भी एग्रीमेंट की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे नहीं है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स 3 दिन पहले रिवील हुआ, जो कि चाइना डेवलपमेंट बैंक और नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना का 231 पेज का
जो कि रिपोर्ट आया, इसमें से डॉन ने तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया है। उस रिपोर्ट को पढ़ें तो हमें तो इसका प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वो तो कह रहा है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है, वो ये कह रहा है कि ये सर्विलेंस का प्रोजेक्ट है, और वो ये कह रहा है कि वीजा फ्री एंट्री टू द चाइनीज पीपल इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ हजारी साहब, बहुत ही तफसीलन बात कर रहे थे। सीपैक से मुताल्लिक तमाम तर जो खदशात और तनाज़ात सामने आ रहे हैं उस पर इज़हार ख्याल किया, और इज़हार ख्याल करते करते कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स बीच में आ ही जाता है। बात हो रही थी क्रिकेट की, PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का ही जिक्र करेंगे। गुजरते दिन के साथ साथ नए हकाइक भी सामने आ रहे हैं। पहले सिर्फ शर्जील और खालिद लतीफ़ के नाम सामने आए, फिर इस मामले की कड़ियाँ शाहजेब हसन और नासिर जमशेद से भी मिली। फिर मोहम्मद इरफान पर 6 माह की पाबंदी लगी। इस हफ्ते मोहम्मद नवाज को 2 माह की पाबंदी का सामना करना पड़ा, और अब इस मामले में ICC इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है। ICC के एंटी करप्शन यूनिट के सरबरा आज ट्राइब्यूनल के सामने गवाह के तौर पर पेश हुए हैं। शर्जील खान के खिलाफ दलाइल दिए गए, सबूत पेश किए गए, और जिससे ये वाज़े हो रहा है कि ये मामला सिर्फ PCB की हुदूद तक ही नहीं रहा, बल्कि इब्तिदा से ही ICC का किरदार इसमें था। लग ये रहा है कि PCB को इस सारे मामले की इतला ICC से ही मिली होगी, क्योंकि ICC इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक इवेंट, खिलाड़ियों पे मुसलसल नज़र रखता है, उनकी निगरानी करता है। ऐसे मामलात को डील करने के असल टूल्स भी उसी के पास हैं। उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो जानते हैं कि कौन बुकी कहाँ है और किस तरह से खिलाड़ियों से रब्ते करते हैं। इस तमाम पैराए में ICC एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह की आमद, जो कि बहुत अहम है, जिससे इस मामले के अंदर ICC की इन्वॉल्वमेंट भी वाज़े हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी अहम है कि इस मामले में ICC का किरदार PCB की मावनत का होगा। सज़ा के मामले में वो कोई इक़दाम तजवीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि PSL डोमेस्टिक इवेंट है, और इस इवेंट में जो भी कार्रवाई होगी वो PCB के कवानीन के मुताबिक ही होगी, और वो PCB ही करेगा। और जिस तरह से समात चल रही है वो कर भी रहा है PCB। 2 खिलाड़ियों को सज़ा मिल चुकी है, बाकी का जो मामला है अंडर ट्रायल है। आज की समात में ICC एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह की गवाही कितनी अहम है और उन्होंने क्या क्या सबूत पेश किए हैं, इस पर हम बात करते हैं। आज न्यूज़ के लाहौर से रिपोर्टर अकील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील। जो हियरिंग हुई आज, ICC के एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह का पेश होना, क्या ये बात वाज़े हो गई है कि PSL स्कैंडल में ICC का भी एक बड़ा अहम किरदार है इस स्कैंडल को पकड़ने में? जी बिल्कुल नाजिया, आज जो है शर्जील खान के खिलाफ जो कि मुअत्तल क्रिकेटर हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में, उनमें ICC के एंटी करप्शन के सरबराह, एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह सर रोनी फनेलगन पेश हुए गवाह के तौर पर। ये बड़ी अचीवमेंट है इस केस के हवाले से, क्योंकि आज तक कहीं भी जो स्पोर्ट फिक्सिंग का केस या कोई मैच फिक्सिंग का केस हुआ है तो वहाँ पर जो ICC का कोई ना कोई नुमाइंदा जाता है, लेकिन इस बार इस केस में जो है गो के ये PSL डोमेस्टिक जो है इवेंट है पाकिस्तान का, उसमें ये बतौर गवाह के तौर पर पेश हुए हैं, और ये बड़ा अहमियत का हामिल है। जो उन्होंने गवाह के तौर पर पेश होने के बाद जब मीडिया से पहली बार किसी गवाह के तौर पर उन्हें पेश किया गया, तो मीडिया को पहली बार नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो जितनी भी समात हो रही है, जितने भी क्रिकेटर मुअत्तल हैं स्पोर्ट फिक्सिंग में, तो उन्हें इस हवाले से मीडिया को NCA के अंदर, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर नाजिया असेस दी गई और मीडिया से उनकी बाकायदा बातचीत कराई गई। तो वहाँ पर सर रोनी फनेलगन ने बताया कि इस हवाले से ICC को जो नेशनल क्राइम एजेंसी है इंग्लैंड की, उन्होंने इतला दी थी, तो इस हवाले से PCB को उन्होंने मतला किया, जिस पर PC ने भी आगाह किया उन्हें कि हमें इस बात का इल्म है। इस हवाले से इसका मतलब है कि जिस तरह पहले दिन ही ये केस मंजर आम पर आया था, तो PCB के जो PSL के करता धरता हैं, चेयरमैन हैं नजम सेठी, उन्होंने इंकशाफ किया था कि ICC भी उनके साथ इस केस के हवाले से पूरी तरह ये तो बताइएगा कि आज की जो हियरिंग थी, सबूत क्या पेश किए गए, दलाइल क्या दिए गए, और ये दलाइल सिर्फ शर्जील खान के खिलाफ ही थे या इसके अंदर बाकी क्रिकेटर्स का भी जिक्र आया है? आज जो समात हुई है उसमें जो वकला ने जो बाद में, क्योंकि हमें मीडिया को अंदर असेस तो नहीं है, जो उनके वकला ने आकर बताया है कि जो बतौर गवाह सर रोनी फनेलगन आखिरी गवाह थे, 5 गवाह क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो जो शर्जील खान केस में पेश हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने तमाम हकायक से उन्होंने कहा कि सब जूडियस मैटर है, लेकिन वो मीडिया को इस हवाले से इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने बतौर गवाह अपनी गवाही दे दी है, जो कि एक इंतहाई अहमियत की हामिल है।
इस हवाले से अब 24 मई को दोबारा शर्जील खान केस की समाअत होगी और उसमें अब शर्जील खान के वकला पर यह मुनसर है कि वो उन्होंने 3 जो है अपने गवाह जो विटनेस एक्सपर्ट हैं, जिनमें डीन जोन्स, मोहम्मद यूसुफ और सादिक मोहम्मद जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो पेश होंगे या वीडियो लिंक के जरिए अपने विटनेस एक्सपर्ट के तौर पर अब देंगे। इस हवाले से अभी इस वक्त तक जो है पीसीबी के गवाहान की गवाही मुकम्मल होगी और उन पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी जो शर्जील खान के वकला उन्होंने कर ली है। अब 24 मई को दोबारा समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अकील अहमद। आज न्यूज़ के रिपोर्टर अकील अहमद हमारे हमरा थे। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस, उसकी हियरिंग आज हुई और जो अहम निकात थे इस हियरिंग से मुतालिक वो हमसे शेयर भी कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल कुछ मजीद नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप अपना फीडबैक हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भेज सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं।